हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे लास्ट ईयर क्वेश्चंस विद आंसर ऑफ कंप्यूटर। बीकॉम फर्स्ट ईयर में सेकेंड सेमेस्टर के लिए जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट है उसके लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। जो भी व्यूवर्स मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, जो लास्ट ईयर आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लाइक आपका इनपुट डिवाइस है, ईमेल है, एमएस एक्सेल का पर्पस है, डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर्स, इस जितने भी ये क्वेश्चंस हैं इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर की डेफिनेशन आ जाती है जिसमें आप क्या बताएंगे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस है जो ऑटोमेटिकली आपके डाटा को एक्सेप्ट करता है, स्टोर करता है। यूज़र क्या करता है, सीधा अपना कीबोर्ड के थ्रू डाटा को इनपुट कराता है। जो भी डाटा इनपुट कराया जाता है सीपीयू उसको प्रोसेस करना स्टार्ट करता है। देन यूज़र को मॉनिटर अपनी स्क्रीन पर आउटपुट रिजल्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स। डिजिटल कंप्यूटर में कुछ फंक्शंस, 5 फंक्शंस को कैरी आउट किया जाता है जिसमें आपका क्या आएगा, इनपुट, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड कंट्रोलिंग। तो इस टाइप से आप इसके आंसर को डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है। वो सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम क्या होता है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करना। कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट द सोर्स कोड टू द ऑब्जेक्ट कोड। या आप ये भी कह सकते हैं कि ये कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में और बाइनरी लैंग्वेज में। बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, 0 एंड 1 की फॉर्म में। ये स्टेप करना ज़रूरी होता है क्योंकि हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है एंड दिस इज बिकॉज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज। ये सब हमें क्यों करना पड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर को यूज़र की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, 0 एंड 1। तो कंपाइलर का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्कशीट। वर्कशीट क्या होता है, वर्कशीट आपका एक्सेल डॉक्यूमेंट के अंदर होता है। एक्सेल डॉक्यूमेंट को हम वर्कशीट्स बोलते हैं, जिसमें क्या होती है, आपकी रो एंड कॉलम्स होती हैं। रो एंड कॉलम्स इंटरसेक्ट होता है तो हमारा क्या बनता है, सेल बनते हैं। इसके अंदर हम डाटा को एंटर कराते हैं। कितनी रो होती हैं आपकी, 1048576 एंड आपके कॉलम्स होते हैं 16384। इसके आप कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हैं कि इसमें सेल्स होते हैं, रो एंड कॉलम्स होते हैं और नेम की रेंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रोम। कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफाइन रोम या रोम स्टैंड्स फॉर लाइक दैट। तो रोम क्या होता है आपका, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। It is a type of computer storage containing non-volatile permanent data. Non-volatile होती है आपकी रोम। नॉन वॉलेटाइल का मीनिंग क्या होता है कि अगर कोई पावर कट हो जाता है या आपका कंप्यूटर सिस्टम जो भी है वो स्विच ऑफ हो जाता है तो जो डाटा आपने टाइप किया हुआ है, जो भी स्टोरेज किया हुआ है, वो उसमें से डिलीट नहीं होता, वो आपका सेव हो जाता है, रिमूव नहीं होता। नॉर्मली कैन ओनली बी रीड नॉट रिटर्न टू। रीड ओनली मेमोरी नाम से ही पता चल रहा है, रीड ओनली मेमोरी। ROM contains the programming that allow a computer to start up or regenerate each time it is turned on. जब भी आपका सिस्टम स्टार्ट होता है, जब भी आप सिस्टम को स्टार्ट करते हो उस टाइम पर आपका रोम जो है वह करना स्टार्ट कर देता है। रोम आल्सो परफॉर्म्स लार्ज इनपुट आउटपुट टास्क एंड प्रोटेक्ट प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस। वंस डाटा इज रिटन इन रोम, अगर एक बार उसमें रोम चिप में डाटा राइट हो चुका है, इट कैन नॉट बी रिमूव। अब इसके टाइप्स क्या हैं, आपका पी रोम होता है, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम, ये इसके टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिफाइन रैम। रैम भी आपका मेमोरी का पार्ट है। कौन सी मेमोरी का, प्राइमरी मेमोरी का। प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप्स होते हैं, रोम एंड रैम। रोम हमने इससे पहले वाली स्लाइड में कर लिया था।
रीड ओनली मेमोरी। सेकेंड प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है आपका रैम, जिसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी? इंटरनल मेमोरी है जो कि सीपीयू में डाटा को स्टोर करना, प्रोग्राम रिजल्ट, इन सभी की स्टोरिंग के लिए काम आता है। इट इज रीड एंड राइट मेमोरी। इसमें आप रीड भी कर सकते हैं एंड राइट भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा रोम है वो सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है। इट इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम आपकी क्या है? वॉलेटाइल, जबकि रोम हमारी क्या थी? नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मीनिंग क्या होता है? डेटा स्टोर्ड इन इट इज लॉस्ट। जब भी अगर आपका कोई डाटा स्टोर किया हुआ है, लॉस हो जाएगा। कब? व्हेन वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर और इफ देयर इज अ पावर फेलियर। अगर आपसे आपका सिस्टम स्विच ऑफ हो गया है या लाइट चली गई है, पावर फेलियर हो गया है, तो जो भी डाटा आपने राइट किया था या जो भी आप अपने सिस्टम पे काम कर रहे थे वो स्टोर नहीं होगा, वो डाटा आपका लॉस्ट हो जाएगा। अब रैम के टाइप्स कौन कौन से हैं? 2 टाइप्स का रैम होता है। एक होता है स्टैटिक रैम, दूसरा होता है आपका डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम क्या होता है? लॉन्ग एज इलेक्ट्रिक पावर इज अप्लाइड टू द चिप। इसमें क्या है? लॉन्ग डाटा लाइफ टाइम के लिए यूज हो रहा है। आपको रिफ्रेश करने की, बार बार रिफ्रेश करने की कोई जरूरत नहीं होती है। जो स्टैटिक रैम है वो फास्ट होता है। और कहाँ पर मिलेगा आपको? कैशे मेमोरी में। ये जो है आपका स्टैटिक रैम एक्सपेंसिव रैम होती है। डायनामिक रैम क्या है? जो कि शॉर्ट डाटा लाइफ टाइम के लिए होता है। इसे डायनामिक रैम को आपको कॉन्टिन्यूसली रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। स्लोअर होता है एज कंपेयर टू स्टैटिक रैम। इसका साइज जो है लेस होता है और जो आपका है ये लेस एक्सपेंसिव मेमोरी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज बेसिकली मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करने में के काम में आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या एक्ट करता है? किस किस के बीच में एक्ट करता है? इंटरफेस बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हैं उसके बीच में इंटरफेस का काम कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन्ड इन सच अ वे that it can manage all our resources and operations of the computer। जितने भी आपके resources हैं, जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हो कंप्यूटर पे, उसकी ओवरऑल मैनेजमेंट का काम करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं उसे आपको कोडिंग के थ्रू रन कराना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है हर यूजर के लिए। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ फुली integrated set of specialized program that handle all the operations of the computer. It control and monitor the execution of all other program that reside in the computer। तो जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं, जो भी आपको जो भी आपको प्रोग्राम करने हैं, जो भी एप्लीकेशंस आपको रन करानी है, उसको कंट्रोल मॉनिटर करने का काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं? आपके विंडो है, लाइनक्स है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी आपके क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका GUI। GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसको आप क्या बोलेंगे? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस is an interface through which a user interact with electronic device such as computer and smartphone through the use of icon, menus and other usual indicator of representation या graphics। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। जैसे कि आपका मोबाइल फोन है, आप अपने मोबाइल फोन में किसी भी एप्लीकेशन पर जाते हो, उसके लिए आपके पास एक आइकन बना हुआ आता है। अगर आपने क्रोम ओपन करना है तो क्रोम बना लिखा हुआ आ रहा है, उसका आइकन बना हुआ आ रहा है। अगर आपने कोई गेम खेलना है तो गेम का आइकन बना हुआ आ रहा है। अगर आपको कोई प्ले स्टोर से चीज डाउनलोड करनी है तो प्ले स्टोर की ऐप आती है। तो वो जितने भी आइकन्स हैं, जो भी मेन्यूज हैं, जो आपको इंडिकेट कर रहे हैं उस एप्लीकेशन के बारे में, दैट इज GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसके थ्रू आप इंटरैक्ट हो रहे हो अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू। ठीक है? GUI ग्राफिकली डिस्प्ले इंफॉर्मेशन
and related user control, unlike text-based interface where data and commands are strictly in text. अगर GUI नहीं होता, CUI है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, तो आपको हर ऐप को ओपन करने के लिए कैरेक्टर्स को टाइप करना पड़ता. इट मीन्स सभी चीजों के लिए आपको कोडिंग करनी पड़ती, जो कि पॉसिबल नहीं होता. GUI रिप्रेजेंटेशन आर मैनिपुलेटिंग बाय पॉइंटिंग डिवाइस सच एज अ माउस, ट्रैक बॉल और बाय फिंगर ऑन अ टच स्क्रीन. फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल है, मोबाइल टच स्क्रीन है, आपको सिर्फ ऐप के ऊपर जाके सिर्फ फिंगर को टच कराना होता है. अगर आप सिस्टम की बात करें, लैपटॉप की बात करें, तो आप क्या करते हो, उस आइकन के ऊपर माउस को लेकर जाते हो या ट्रैक बॉल को लेकर जाते हो, एरो जो बना हुआ होता है उस एप्लीकेशन के ऊपर आप एरो को लेकर जाते हो, देन माउस से आप क्लिक करते हो तो आपकी वो ऐप ओपन हो जाती है. ये सब आपके क्या है, GUI के एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट टॉपिक है आपका राइट एनी 4 इनपुट डिवाइस. ये वो क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं. तो ये आपके बीकॉम के लिए, एमकॉम के लिए, BCA फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे कि आपने एग्जाम्स में छोड़कर नहीं जाना है. राइट एनी 4 इनपुट डिवाइस. द इनपुट डिवाइस are the hardware that are used to transfer input to the computer. कोई भी आप इनपुट डिवाइस लिख सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैंने मेंशन किया आपने यही लिखनी है, आप कोई भी इनपुट डिवाइस को लिख सकते हैं. फर्स्ट इज कीबोर्ड. कीबोर्ड सभी को पता है क्या होता है. मोर कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस इज कीबोर्ड. कौन कौन से कीबोर्ड है, एक तो आपका 84 कीज का पहले कीबोर्ड आता था, लेकिन अभी कितनी कीज का आ रहा है, 101, 102 कीज का. But nowadays 108 keyboard is also available. Next input device है आपका mouse. Mouse is used to manipulate cursor at the screen. MICR क्या होता है, Magnetic Ink Character Recognition. ये क्या होता है, अगर आपने बैंकिंग में देखा होगा जो भी चेक होते हैं उन चेक के ऊपर एक MICR जो कैरेक्टर है, इंक कैरेक्टर कोड है, ये आपका उसके ऊपर मेंशन होता है. Next is tracker ball. This is an input device that is mostly used in notebook or laptop computer instead of a mouse. तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपने कोई, अगर आपके एग्जाम में आता है राइट एनी 4 इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, तो आप कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस को मेंशन कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने यही चारों मेंशन करनी है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका ईमेल. ईमेल क्या होता है, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल. इट मीन्स आपने अपना जो भी मैसेज दूसरे लोगों को कन्वे कराना है, उस मैसेज को हम मेल के थ्रू करते हैं, सेंड कर सकते हैं. ट्रेडिशनल टाइम में क्या होता था, लेटर्स लिखे जाते थे, है ना, तो उन लेटर को लिखने के लिए कितना टाइम लग जाता था. आज आपने लेटर लिखा है, पोस्ट किया है, पता नहीं वो कब रिसीव होगा. तो अब वो सब चीजें नहीं है, उस मैसेज को हम किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू उसे सेंड कर सकते हैं. It is the exchange of computer stored message from one user to one or more recipient via the internet. तो एक मैसेज एक यूजर को या एक से ज्यादा रिसिपिएंट्स को उस मैसेज को कन्वे कर सकता है. ईमेल क्या है, फास्ट मेथड है, इनएक्सपेंसिव है, आपको अलग से कोई पेमेंट तो करनी नहीं है, सिर्फ आपने क्या किया, इंटरनेट लिया हुआ है, इंटरनेट के बाद आपने मेल जितना मर्जी आप मेल कर सकते हो, और इसे हम अपने बिजनेस के लिए या पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकते हैं. क्या क्या यूजेस हो सकते हैं ईमेल के. इंडिविजुअल को, किसी भी एक पर्सन को या ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन किया जा सकता है, कोई भी नोटिफिकेशन आपने सेंड करने, कोई रिमाइंडर देना है, ये सब इसी पे पॉसिबल है. अगर हमें अपने इंफॉर्मेशन को एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को कन्वे कराना है, तो हम एक मैसेज ईमेल के थ्रू सभी लोगों को उस मैसेज को कन्वे करा सकते हैं. आप रिव्यू और सर्वे करने के लिए भी ईमेल का यूज कर सकते हो. एडवांटेजेस क्या है, फास्ट है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, विद इन मिली सेकेंड आप अपना मैसेज दूसरे तक पहुंचा सकते हो. रिलायबल है, पोर्टेबल है. कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, कोई अलग से पेमेंट नहीं करनी है. एक्सेस इजीली किया जा सकता है, स्पीड अच्छी होती है, सिंप्लिसिटी होती है. मैसेज को स्टोर और रिट्रीव इजीली किया जा सकता है. मान लीजिए बहुत ही पुराना कोई मेल आपके पास है, 4-5 साल पुराना, तो उसे भी ईयर वाइज आप सॉर्ट करके उस मैसेज को रिट्रीव कर सकते हैं. अब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है आपका, किसका पार्ट होता है, MS ऑफिस का, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट होता है. ये क्या एक पावरफुल प्रोग्राम है, किस चीज के लिए यूज होता है, डाटा को एनालाइज करने के लिए और डॉक्यूमेंटेशन के लिए. इसे हम क्या स्प्रेडशीट्स प्रोग्राम भी बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, आपके नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं एंड
रो होती हैं। जब नंबर ऑफ कॉलम एंड रो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो आपका क्या बन जाता है, एक सेल बनता है। ईच सेल कंटेन अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, उन सेल के अंदर हम इंफॉर्मेशन को फिल करते हैं। By using MS Excel, you can organize the information in the way you want. आप जैसे मर्जी उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी क्लास का कोई डिटेल बनाना है जिसमें आपका सीरियल नंबर, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, मार्क्स, एड्रेस, कुछ भी, फादर नेम, मदर नेम, जो चीज़ भी आप लेना चाहते हो, उस इंफॉर्मेशन को हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से उसमें कर सकते हैं MS Excel में। By doing this you can make information easier to find, जिसे हमें इजी करना फाइंड होगा। अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करके चलेंगे तो उसे फाइंड करना इजी होता है। यू कैन आल्सो ऑटोमेटिकली ड्रॉ इंफॉर्मेशन फ्रॉम चेंजिंग डाटा, हम इसमें ड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपने कोई चार्ट ड्रॉ करना है, बार चार्ट बनाना है, वो सब भी इसमें पॉसिबल होता है। यूजेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, it is mostly used by business because you can create grids of text, numbers, formulas, specifying calculation। इन सब चीज़ों के लिए Microsoft Excel का यूज़ होता है। इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज भी होते हैं कि आपको 1000 एम्प्लॉयज़ के ऊपर अगर कोई फार्मूला पुट करना है तो विद इन अ सेकेंड 1000 एम्प्लॉयज़ का आप डाटा चेंज कर सकते हो। बिजनेस यूज इट टू रिकॉर्ड एक्सपेंडिचर, इनकम, प्लान, बजट, चार्ट डाटा, ये सब चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। ये सब कुछ इसमें पॉसिबल है। It can also be programmed to pull in data from external source such as stock market feeds, automatically run the data। कोई भी फाइनेंशियल डाटा अगर आपने अपना बना के रखना है तो वो सब कुछ इसके अंदर पॉसिबल है। उन सब चीज़ों के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। तो एनालॉग क्या आएगा, एक्सेप्ट डाटा इन कॉन्टिन्यूस फॉर्म, कॉन्टिन्यूस जैसे कि एयर, वाटर, डिस्टेंस। डिजिटल क्या है, डिजिट्स में आएगा, डिस्क्रीट फॉर्म में आएगा, कोई एज है, प्राइस है, इनकम है। एनालॉग में हम डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी में, जैसे कि आपकी वोल्टेज है, टेम्परेचर है, प्रेशर एटसेट्रा। डिजिटल में हम कैसे डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे, बाइनरी नंबर्स लाइक 0 and 1। जो एनालॉग है उसकी स्पीड हाई है, डिजिटल की स्पीड लेस है। ये लेस एक्यूरेट होता है, आपका डिजिटल हाई एक्यूरेट होता है। एनालॉग आपके स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता है, क्योंकि जैसे इसमें लिखा हुआ ना कि वोल्टेज, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब चीजों के लिए एनालॉग का यूज किया है, तो ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। लेकिन जो डिजिटल कंप्यूटर है वो आपके जनरल पर्पस के लिए यूज होते हैं। एनालॉग में क्या है, डाटा फ्लो इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस, इसमें क्या है आपका इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका रिसाइकल बिन। तो रिसाइकल बिन सभी को पता है कि जितनी भी हमारे पास डिलीटेड फाइल्स होती हैं, उन फाइल्स को हम जो हमारे यूज के लिए नहीं है उन्हें हम डिलीट कर देते हैं। तो जो डिलीट की हुई फाइल है सब आपके सिस्टम से या आपके फोन से डायरेक्ट डिलीट नहीं होती, वो आपकी डिलीट होने के बाद कहाँ जाती है, रिसाइकल बिन में जाती है। क्योंकि अगर बाय चांस गलती से किसी से कोई फाइल डिलीट हो गई है तो हम वहां से उसे फिर से एक्सेस कर सकें। तो रिसाइकल बिन इज अ फीचर इन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट एक्ट एज अ सेफ्टी नेट इन ऑल द डिलीटेड फाइल्स। When we try deleting a file, we can get an option to send it to the recycle bin or permanently delete it. अगर आप उस डिलीट की हुई फाइल को फिर से एक्सेस करना चाहते हो तो आप उसे दोबारा से एक्सेस कर सकते हो, या नहीं करना चाहते हो तो हम वहां से परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। इन दिस वे वी डिलीट ए फाइल, इट मूव्स टू ए रिसाइकल बिन। वी कैन रिसीव देम इफ एवर नीडेड इन द फ्यूचर। टू रिस्टोर इट, उसे हम रिस्टोर कर सकते हैं। वी जस्ट नीड टू ओपन द रिसाइकल बिन एंड देन क्लिक ऑन द फाइल विच यू वांट टू रिस्टोर इट एंड विल प्रोवाइड द ऑप्शन टू रिस्टोर। जिस भी फाइल को आपने फ्यूचर के लिए यूज करना है, जो आपसे गलती से डिलीट हो गई है, सिर्फ आपने क्या करना है, रिसाइकल बिन पे को ओपन करना है, उस फाइल के ऊपर क्लिक करना है जिस फाइल को आपने रिस्टोर करना है, देन इट विल प्रोवाइड द ऑप्शन टू रिस्टोर। एडवांटेजेस क्या है रिसाइकल की बिन की? फर्स्ट है एक्सीडेंटल डाटा प्रोटेक्शन, आप डाटा को प्रोटेक्ट कर रहे हो ना। इफ यू एक्सीडेंटली डिलीट अ फाइल, कोई फाइल आपसे गलती से डिलीट हो गई है, बाय चांस डिलीट हो गई है, तो हम उसे फिर से रिकवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डाटा आपका परमानेंटली डायरेक्ट स्टोर हो रहा है, नहीं, पहले वो जो डिलीटेड फाइल है आपकी रिसाइकल बिन में जा रही है। इट मीन्स जो डाटा एक्सीडेंटली आपका डिलीट हुआ है उस डाटा को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज
इजी यूजर इंटरफेस, इजी है, सभी को पता है कि अगर हमारे यूज के लिए नहीं है तो हम उसे डिलीट कर देंगे. यूजर इंटरफेस ऑफ द रिसाइकल बिन इज वेरी इजी टू यूज एंड अंडरस्टैंड. इफ अ बिगनर we can understand how to restore data deleted file with just a single click. आपको एक बार restore के ऊपर क्लिक ही तो करना है. जैसे ही आप restore पर क्लिक करोगे वो फाइल आपकी दोबारा से सेव हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी. Next is user confirmation. Even if you are trying to delete a file from the recycle bin, it will ask for user confirmation. This extra steps helps prevent accidental permanent deletion by requiring user to confirm their intention to remove files. जब आप रिसाइकल बिन से भी फाइल को डिलीट करते हो तो वो आपसे फिर से पूछता है कि क्या आप इसमें कंफर्मेशन है यूजर की, इस फाइल को डिलीट करना है, तब भी आप उससे अपने डाटा को प्रोटेक्ट ही कर रहे हो. तो रिसाइकल बिन भी एक आपके लिए एडवांटेज ही होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंस बिटवीन GUI एंड CUI, जिसमें क्या है फर्स्ट यूजर इंटरेक्शन. तो GUI में जो इंटरेक्ट होता है वो किसके थ्रू होता है, ग्राफिक्स के थ्रू. यूजर को एक आइकन्स बने हुए दिख रहे हैं, एप्लीकेशंस हैं, उसके ऊपर आपने सिंगल क्लिक करना है. CUI में क्या, यूजर इंटरेक्ट विद एप्लीकेशन बाय मेकिंग यूज ऑफ कमांड्स. आपको कमांड लिखनी पड़ेगी किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए. GUI में मोर देन वन टास्क कैन रन साइमल्टेनियसली. ऐसा होता है कि अगर आप गेम भी खेल रहे हो, आपने म्यूजिक भी चलाया हुआ है, आपने क्रोम भी ओपन किया हुआ है, आपने MS वर्ड भी ओपन किया है, तो ये सब कुछ इसमें पॉसिबल है. लेकिन CUI क्योंकि आप कमांड के थ्रू कर रहे हो तो ओनली वन टास्क कैन रन एट ए टाइम. सिस्टम रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट GUI में क्या है आपका, रिक्वायर एक्सटेंसिव सिस्टम रिसोर्सेज बिकॉज ईच एलिमेंट्स नीड टू बी लोडेड सच एज आइकन, फॉन्ट्स एटसेट्रा. इसमें क्या है, रिक्वायर फ्यूअर कंप्यूटर रिसोर्सेज क्योंकि आपने सिर्फ कमांड्स को ही यूज करना है. GUI में क्या पेरिफेरल्स यूज होते हैं आपके, कीबोर्ड, माउस. इसमें ओनली कीबोर्ड क्योंकि सिर्फ आपने कमांड यूज करनी है. इसको यूज करना इजी है क्योंकि हर यूजर को पता है कि सिर्फ हमने, अगर आप मोबाइल भी यूज कर रहे हो, टच वाला आपका फोन है, तो आपने उस आइकन के ऊपर सिंगल एक फिंगर से टच कराना है, आपका वो ओपन हो जाएगा. लेकिन क्या CUI हर किसी के लिए पॉसिबल है? हर किसी को सारी कमांड थोड़ा ना पता होगी कि कौन सी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए हमें कौन सी कमांड को यूज करना है. तो इसको एक्सेस करना थोड़ा टफ होता है, ऑपरेट करना टफ होता है. इसमें हाईली कस्टमाइजेबल है, ये नॉन कस्टमाइजेबल है. नेविगेशन इजी होगा, इसमें डिफिकल्ट होगा. जो प्रिसीजन है इसमें लो होगा, इसमें हाई होगा. GUI का एग्जांपल है आपका विंडो और CUI का एग्जांपल है आपका MS DOS. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. चाहे ये शॉर्ट नोट में आ जाए कि सिर्फ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में लिखो, या फिर डिफरेंस में आ सकता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से पता चल रहा है सिंगल यूजर है ना, तो प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर वन यूजर एट ए टाइम. मल्टी यूजर है, इट मीन्स मल्टीपल यूजर एट ए टाइम इसको यूज कर रहे हैं. Single user operating system is a system in which only one user can access the computer at a time. एक बार में एक ही जो यूजर है कंप्यूटर को एक्सेस कर पा रहा है. A multi-user operating system is a system that allow more than one user to access a computer system at one time. सिंगल यूजर में क्या है, सिंगल टास्क होगा, और इसमें क्या है आपके मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, टाइम शेयरिंग, इन सबको यूज किया जाएगा. सिंगल यूजर किसके लिए सुटेबल है, आपके पर्सनल कंप्यूटर के लिए. मल्टीपल यूजर किसके लिए, आपके सर्वर और मेन फ्रेम्स कंप्यूटर के लिए. सिंगल यूजर है आपका MS DOS और ये है आपका Linux. तो इसमें ये सब कुछ आप लिख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड कंप्यूटर. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, ह्यूमन बीइंग में और कंप्यूटर में क्या डिफरेंस होता है. फर्स्ट है स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन. स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन जो है कंप्यूटर की तो एक्सट्रीमली फास्ट होगी, आपकी ह्यूमन बीइंग की तो रिलेटिवली बहुत ही स्लो होगी. एक्यूरेसी ऑफ रिमेंबर इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन को याद रखना, आपका कंप्यूटर तो एक्यूरेट बताएगा जो भी उसने डाटा को स्टोर कर लिया है, लेकिन ह्यूमन बीइंग रिलेटिवली इनएक्यूरेट हो सकता है. एबिलिटी टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन यूजुअली स्लो, और इसमें क्या है फास्ट, क्योंकि आपने सिर्फ एक बार एक सिंपल क्लिक करने पर ही आपको सारा का सारा डाटा शो हो जाता है. एक्यूरेसी ऑफ वर्क, एक्यूरेसी ऑफ वर्क में क्या है, आपकी ह्यूमन की तरफ से तो एरर होने के चांस हो सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के एरर के चांस नहीं होते जब तक कि आप उसको इनपुट सही देते हो. उसका आपका जो सिस्टम का कंप्यूटर का आउटपुट होता है वो पूरा डिपेंड होता है इनपुट के ऊपर. नेक्स्ट इज एबिलिटी टू इनोवेट इन न्यू सिचुएशन. न्यू सिचुएशन को इनोवेट करना की एबिलिटी किस में होगी, ह्यूमन बीइंग में होगी,
क्योंकि कंप्यूटर के पास तो अपना कोई माइंड होगा नहीं, तो वो टोटली एब्सेंट होगा। एबिलिटी टू लर्न बाय ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर के केस को जो है ह्यूमन बीइंग ही फेयरली गुड होगा, कंप्यूटर ट्रायल एंड एरर को नहीं लेता, वो टोटली एब्सेंट होता है, उसके पास अपना कोई ब्रेन नहीं होता। अब क्वेश्चन आपका आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है। सभी को पता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर किसने बनाया है? इट इज दैट वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इंटरनेट एक्सप्लोरर वो वेब ब्राउजर है जो बहुत ही पहले यूज होता था, अब इसका यूज ना के बराबर ही होता है। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज ब्राउजर ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ द इंटरनेट, बहुत पहले इसको यूज किया जाता था। इंटरनेट एक्सप्लोरर का क्या काम होता है? अलाउ यूजर टू एक्सेस एंड नेविगेट वेबसाइट्स, जिससे आप वेबसाइट्स, कोई भी वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं, मल्टीमीडिया कंटेंट को व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन को इंटरेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ सीरीज ऑफ ग्राफिकल वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, और इसे कब स्टार्ट किया गया था? 1995 में। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है।